नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। नितिन नबीन का बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय हो गया है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन भरा गया। नितिन नबीन के 37 सेट में नामांकन दाखिल किए गए और 36 राज्यों के साथ ही एक सेट केंद्रीय संसदीय बोर्ड की तरफ से भी दाखिल किया गया, जिसमें पीएम मोदी और अमित शाह भी प्रस्तावक थे, जबकि हर राज्य की तरफ से भी दाखिल सेट में वहां के बड़े नेता प्रस्तावक थे। उत्तराखंड की तरफ से दाखिल सेट में सीएम पुष्कर धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ प्रभारी दुष्यंत गौतम और अन्य नेता इसमें प्रस्तावक रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी नितिन नबीन के नामांकन के वक्त मौजूद रहे। साथ ही केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत और रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। और सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर अब आपको बता देते हैं। सियासी हलकों से ये खबर आ रही है, उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट विस्तार की चर्चा फिर से तेज हो गई है और इसे लेकर बड़े संकेत मिले हैं। कैबिनेट में जगह पाने के लिए लगातार नेता दिल्ली कूच कर रहे हैं। दिल्ली दौड़ नेताओं की जारी है। सूत्र ये बताते हैं कि बीजेपी ने विधायकों का फीडबैक जुटा लिया है, जिन्हें कैबिनेट में जगह मिलने वाली है। अभी धामी कैबिनेट में 5 पद खाली हैं, जिसको पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव में जाने से पहले भर सकती है। तो दिल्ली की ओर नेताओं की दौड़ जारी है। उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए कैबिनेट की खाली पड़ी 5 सीटों को भरे जाने की संभावना है। माना जा रहा है केंद्र में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की आधिकारिक नियुक्ति के बाद इस पर फैसला हो सकता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसके संकेत दिए हैं। 21 जनवरी को दिल्ली में बीजेपी ने राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग बुलाई है। महेंद्र भट्ट का कहना है कि मीटिंग में चुनावी राज्यों और उनकी जरूरतों पर चर्चा होगी और कैबिनेट विस्तार भी इसमें एक मुद्दा होगा। जहाँ संगठन विस्तार होना उसकी चर्चा होगी और इसके साथ साथ जिन राज्यों के अंदर जो आवश्यकताएं हैं, चाहे वो सरकार के क्षेत्र में हो, उन सब पर भी निश्चित रूप से चर्चा होगी। और क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अब प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार की ओर भी उस दिन चर्चा का संभव होगा तो हम चर्चा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व ने पार्टी के सभी विधायकों का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। चर्चा इस बात की भी है कि सिर्फ कैबिनेट विस्तार ही नहीं, बल्कि पूरी कैबिनेट में फेरबदल के फॉर्मूले पर भी विचार हो रहा है, यानी कुछ पुराने चेहरों की छुट्टी और नए चेहरों की एंट्री, दोनों ही संभावनाएं खुली हैं। हालांकि पार्टी नेता ये भी कहते हैं कि ये बीजेपी है, उसके फैसले का अनुमान लगाना मुश्किल है। जरूरी तो है, देखिए जब काम बढ़ जाता है तो नेचुरली जो है काम हल्का होता है। आज 5 लोग काम कर रहे हैं और सही समय आने पर नेतृत्व जो है सही निर्णय लेगा और उसके अनुसार काम होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो चयन हुआ ये उसी सोच के आधार पर हुआ है, क्योंकि आगे चल के हम युवाओं के हाथों में नेतृत्व देकर एक लंबे समय के लिए नेतृत्व खड़ा करना चाहते हैं। उस नाते वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चयन हुआ है। तो इसी प्रकार से प्रदेश में कभी भी कोई निर्णय अगर होगा तो वो भविष्य की योजनाओं को देखते हुए होगा। कुल मिलाकर दिल्ली की ताजपोशी के साथ ही उत्तराखंड बीजेपी में भी सियासी शतरंज पर मोहरे चल दिए जाएंगे। दिल्ली दौड़ में लगे उत्तराखंड के नेताओं की सक्रियता भी इस ओर इशारा कर रही है। सबकी निगाहें इस पर टिकी है कि कैबिनेट विस्तार होगा या पूरी कैबिनेट में बदलाव होगा और किस फॉर्मूले पर चलेगा हाईकमान। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास में आज प्रदेश के विधायकों उमेश शर्मा, काऊ दुर्गेश्वर लाल और महेश जीना ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। बैठक में जनहित और क्षेत्रीय विकास से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। विधायकों ने अपने क्षेत्रों की प्रमुख आवश्यकताओं, चल रही विकास योजनाओं और भविष्य की प्राथमिकताओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित विषयों पर सकारात्मक रूप से विचार करने का आश्वासन दिया।
मुलाकात के दौरान राज्य के समग्र विकास से संबंधित कई अन्य बिंदुओं पर भी विमर्श किया गया। दून मेडिकल कॉलेज में रैगिंग और मारपीट के मामले में आरोपी 2 सीनियर छात्रों को कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया है और पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। दरअसल मामला 13 जनवरी का है, जहां पर दून मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल परिसर में जूनियर छात्र के साथ मारपीट की गई। आरोप यह है कि सीनियर छात्र प्रज्ञानस और साकिब ने रैगिंग के नाम पर इस घटना को अंजाम दिया। घटना के अगले दिन यानी कि 14 जनवरी को पीड़ित छात्र ने पूरे मामले की शिकायत हॉस्टल वार्डन से की। शिकायत मिलने के बाद कॉलेज प्रशासन हरकत में आया और मामले को दून मेडिकल कॉलेज की एंटी रैगिंग कमेटी को सौंप दिया गया। कॉलेज की प्रिंसिपल गीता जैन का कहना है कि सभी छात्र रुड़की के रहने वाले हैं, जिनमें से 2 छात्र आपस में रिश्तेदार भी हैं। फिलहाल जांच पूरी होने तक आरोपी दोनों छात्रों को कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया है। इमीडिएट इफेक्ट से दोनों को सस्पेंड तो हमने कर दिया था और बाकी जो जांच में जो भी सर्वसम्मति बनेगी, जांच में जो भी निकल के आएगा उस पर कड़ी से कड़ी हम लोग कार्रवाई करेंगे, क्योंकि दून जो है हमारा रैगिंग फ्री कैंपस है, तो इसमें रैगिंग किसी भी प्रकार की बर्दाश्त नहीं है। तो आई विल बी टेकिंग द स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल एक्शन। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर आपको बताते हैं। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के विधायक तिलकराज बेहड़ के बेटे सौरभ के साथ रविवार रात हुई मारपीट का एक वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी के इस वीडियो में मारपीट बेहद साफ दिखाई दे रही है। इसमें साफ दिख रहा है कि स्कूटर में जाते हुए सौरभ को पीछे से एक बाइक टक्कर मार देती है और फिर मारपीट करके फरार हो जाते हैं। बाइक सवार तीनों नकाबपोश दिखाई दे रहे हैं। विधायक पुत्र के साथ मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पूर्व मंत्री तिलकराज बेहड़ के लड़के सौरभ के साथ रविवार को हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने कुछ लोगों से पूछताछ की है। इस मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस को दोषियों के खिलाफ कड़े एक्शन के निर्देश दिए हैं। पूर्व मंत्री के पुत्र सौरभ रुद्रपुर में पार्षद भी हैं। सोमवार को मेयर विकास शर्मा ने उनसे मुलाकात की और एक्शन का भरोसा दिया। तिलकराज बेहड़ किच्छा से कांग्रेस के विधायक हैं। इसमें जो सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुए हैं उससे पता चला है कि 5 से 6 सेकंड की ये घटना थी। सीसीटीवी फुटेज में जो फोटोग्राफ्स आए हैं उसके आधार पर यह पहचान करने की कोशिश की जा रही है कि कौन लोग इसमें शामिल थे। अभी तक थाने में कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की भी चेकिंग की जा रही है। जल्द ही इनको पकड़ेंगे, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। हमारी धामी सरकार, हमारे विधायक जी और हम पूरी तरीके से हम बेहड़ परिवार के साथ हैं, क्योंकि ये बहुत ही निंदनीय घटना है कि हमारी वैचारिक लड़ाई होती है, लेकिन कोई अगर हमारे परिवारों पे इस प्रकार से हमला करेगा तो हम उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। हम सब एक हैं और जिसने भी ये घटना की है पुलिस अपना काम कर रही है। मुझे अपनी पुलिस पे भी भरोसा है। देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र में स्थित सर्किल बार में रविवार देर रात 2 पक्षों के बीच शराब के नशे के बीच विवाद बढ़ गया, जो कि देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों तरफ से लात घूंसे चले, जिससे बार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत बीच बचाव कर स्थिति को संभालने की कोशिश की और किसी तरह से दोनों पक्षों को अलग किया। सर्किल बार क्षेत्र में वीकेंड के दौरान भीड़ काफी रहती है और इससे पहले भी मामूली झगड़ों की घटनाएं सामने आती रहती हैं। हालांकि इस बार की घटना में किसी भी पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई है। हरिद्वार के लक्सर में पैसों के लेन देन को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें कई लोग भिड़ते हुए एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि उसने हिंसक रूप धारण कर लिया। हमले में एक पक्ष के 3 लोग घायल हैं। वहीं लक्सर कोतवाली में दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर दी गई है। भाई को और मेरे 2 भाइयों को और एक मेरे लड़के को बहुत मारा और महाराज लीजिए हमने 8 हमारा एक फैसला होना था जी, 8 लाख रुपए हमने ममता को दे रखे थे जी।
राजधानी देहरादून में लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई। रायपुर थाना क्षेत्र के एक नामी होटलियर के घर पर देर रात अज्ञात लुटेरों ने धावा बोल दिया। घटना के समय होटलियर घर से बाहर था, जिसका फायदा उठाते हुए बदमाशों ने घर के ग्लास तोड़कर अंदर एंट्री की। घर में मौजूद होटलियर की मां को लुटेरों ने बंधक बनाया और अलमारी सहित अन्य स्थानों से कैश और ज्वेलरी लूटकर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पीड़ित पक्ष ने रायपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वारदात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और संदिग्धों की तलाश भी की जा रही है। इस संबंध में उनके द्वारा एक तहरीर दी गई। इस पर जो है हमारे द्वारा विधिवत जो बीएनएस की धाराएं हैं उनमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। हमारी इसमें विभिन्न टीमें जो हैं लगा दी गई हैं और जल्दी ही हम इस घटनाक्रम का खुलासा करेंगे। हरिद्वार के लक्सर में हुए एक सड़क हादसे में 3 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा पुरकाजी हाईवे पर शनि मंदिर के पास हुआ, जहां पर एक बेकाबू ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर पति, पत्नी और बच्चा सवार थे, जिसमें 3 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं। एक्सीडेंट के बाद ट्रक ड्राइवर ने भागने की कोशिश की, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने उसकी पिटाई कर दी। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने बमुश्किल आरोपी को भीड़ से बचाया और ट्रक ड्राइवर को थाने लेकर गई। भाई का लड़का है, मेरा भाई है, उसकी घरवाली है। वे किसी काम से लक्सर आए थे, मुझे कुछ नहीं पता, मैं भी किसी काम से पीछे से आ रहा था। आते हुए जब देखा एक्सीडेंट हुआ, हमें कुछ नहीं पता, नॉर्मली आते रहे, पता लगा मेरे घर से कॉल है मेरे बाप की, कहने लगा ऐसे बात है, बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। तो मैं एंड मौके पर मौजूद था, तब मुझे पता लगा कि इसने उसको एक्सीडेंट कराया है और आगे का मुझे कुछ नहीं पता, करने वाला ही बैठा। ये सब प्रशासन बचा रहा है। उत्तराखंड की आराध्य देवी मां नंदा की सबसे बड़ी लोक यात्रा को लेकर चल रहा असमंजस अब खत्म हो गया है। नंदानगर में आयोजित महापंचायत में फैसला लिया गया है कि इस साल 2026 में नंदा की बड़ी जात का आयोजन हर हाल में किया जाएगा। इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यात्रा के नामकरण को लेकर हुआ है। अब इस ऐतिहासिक यात्रा को नंदा राजजात के बजाय नंदा की बड़ी जात के नाम से जाना जाएगा, यानी कि यात्रा का नाम बदला गया है। महापंचायत में साफ किया गया है कि यात्रा अपने निर्धारित समय यानी कि अगस्त और सितंबर महीने के बीच ही आयोजित की जाएगी। यात्रा के व्यवस्थित और भव्य संचालन के लिए पहली बार बड़ी जात समिति का गठन किया गया है। साथ ही ये यात्रा कुरूड़ मंदिर से ही शुरू होगी। भक्त यहाँ पाए और इस महापंचायत में एक आयोजन समिति का गठन किया गया, जो आयोजन समिति आने वाली जो वर्ष 2026 की जो बड़ी जात आयोजित की जाएगी उस विषय जो रणनीति तैयार करेगी। लोग एक कथाकथित एनजीओ भ्रमित करने का कार्य कर रही है कि भाई राजजात 26 में होगी, 27 में होगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करता हूँ कि राजजात 26 में ही होगी, क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसा कोई लेटर जारी नहीं कराया गया है कि जो वो कह रहे कि 26 की जगह 27 में हो गया। नैनीताल में जंगली जानवरों की दहशत की वजह से स्कूल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। धारी, ओखलकांडा, रामगढ़ ब्लॉक में 21 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। इन इलाकों में लगातार गुलदार का आतंक देखा जा रहा है और गुलदार के आतंक की वजह से स्कूलों को बंद किया गया है। अल्मोड़ा में इन दिनों गुलदार के आतंक से शहर के लोग भी परेशान हैं। शाम ढलते ही लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, लिहाजा वन विभाग से जगह जगह पिंजरा लगाने के साथ गश्त बढ़ाने की मांग की गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सर्दियों में उत्तराखंड के जंगलों में आग लग रही है तो भोजन की तलाश में गुलदार अब रिहायशी इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं। जो नगर से लगे सीसीटीवी में कैद हो रहे हैं। गुलदार दिखाई देने से लोगों में दहशत का माहौल है। आए दिन किसी न किसी गली में गुलदार सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रहा है, जिससे लोग डर के मारे घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। वहीं वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। वन विभाग से स्थानीय लोगों ने जगह जगह पिंजरा लगाने की मांग की है, ताकि शहर में लोग बिना दहशत के निकल सकें। देखिए, विंटर्स में क्या होता है, ठंड के टाइम में सामान्य तौर पे देखा गया है कि जो साइटिंग है लेपर्ड्स की वो बढ़ जाती है। और आप देखेंगे कि अल्मोड़ा शहर में भी ऐसी घटनाएं देखने को आ रही है, तो उसमें हम काफ़ी प्रोएक्टिव हैं। हमारी टीम
तत्काल कहीं से सूचना आती है वहाँ पे तुरंत जाके विजिट करती है और जहाँ भी आवश्यकता होती है नियमानुसार हम पिंजरे भी लगाते हैं और इसके क्रम में उसको पकड़ के वहाँ से हम रेस्क्यू सेंटर भी ले जाते हैं। वन विभाग से स्थानीय लोगों ने जगह जगह पिंजरा लगाने की मांग की है ताकि शहर में लोग बिना दहशत के निकल सकें। मेरी मांग है, मैंने पहले भी इस बात को उठाया है, मैं घेराव भी वन विभाग का मैंने किया है कि शहर के अंदर गश्त लगातार बढ़ाई जाए और पिंजरे लगाए जाए और बाघों को पकड़ने के बाद फिर उनको छोड़ा ना जाए। अगर छोड़ रहे हैं तो कहीं दूर ले जाकर दूरस्थ स्थानों में कहीं उनको छोड़ा जाए ताकि इस शहर के अंदर फिर वो बाघों का आतंक बना न रहे। बीते लंबे समय से गुलदार के शहरों की ओर मूवमेंट बढ़ी है, जिससे वन विभाग की मुश्किलें तो बढ़ी हैं, साथ ही स्थानीय लोग भी परेशान हैं, तो ग्रामीण इलाकों में डर का माहौल है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। हरिद्वार में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर और तुलसी मानस मंदिर के अध्यक्ष दिवंगत अर्जुनपुरी को भू समाधि दी गई। भूपतवाला स्थित तुलसी मानस मंदिर परिसर में भू समाधि दी गई। वयोवृद्ध संत अर्जुनपुरी का रविवार को निधन हो गया था। दिवंगत संत को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में साधु संत और दूर दूर से उनके अनुयायी पहुंचे। अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी की मौजूदगी में ब्रह्मलीन संत को भू समाधि दी गई। दिवंगत महामंडलेश्वर अर्जुनपुरी प्रसिद्ध कथावाचक थे। उन्होंने हरिद्वार में तुलसी मानस मंदिर की स्थापना की थी। देखिए, संत समाज की बहुत बड़ी हानि है। पूज्य स्वामी महामंडलेश्वर अर्जुनपुरी जी महाराज जूना अखाड़ा के सबसे सीनियर मंडलेश्वरों में आपका नाम आता है और सनातन संस्कृति के लिए पूरा जीवन जिया। देहरादून शहर जिसकी पहचान सिर्फ पहाड़ों और वादियों से नहीं बल्कि उसकी विरासत से भी है, लेकिन इसी विरासत के साथ सिस्टम ने ऐसी लापरवाही की कि अब सवाल उठ रहे हैं, इतिहास हारा ये सिस्टम फेल हुआ। देहरादून क्लॉक टावर की एंटीक घड़ियां गायब हो गई हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देहरादून का घंटाघर ये सिर्फ एक टावर नहीं बल्कि पूरे शहर की धड़कन हुआ करता था। 1992-93 में इंग्लैंड से मंगाई गई स्मिथ और रोलेक्स कंपनी की मैकेनिकल टावर क्लॉक जो बिना बिजली के चलती थी। पूरे देहरादून का वक्त इन घड़ियों की टिक टिक तय करती थी। स्कूल हो, कॉलेज हो या सरकारी दफ्तर, घंटाघर की घड़ी का समय ही अंतिम सच माना जाता था। लेकिन वक्त बदला, जिम्मेदारियां बदली और सिस्टम पर आया बोझ बढ़ गया। घड़ियों में तकनीकी दिक्कतें आई। नगर निगम और स्मार्ट सिटी ने इन्हें हटाकर डिजिटल फॉर्मेट लगा दिया, लेकिन हटाने के बाद क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। इतिहास की असली घड़ियां, उनके पार्ट्स सब गायब हो गए। अब देहरादून के इतिहास और हेरिटेज पर बात करने वाले एक्टिविस्ट सवाल उठा रहे हैं। उनको सहेजा जाता है, उनको रिस्टोर किया जाता है अगर उनमें कुछ खराबी आ जाए। हमने क्या गलती करी, हमने जो पुरानी घड़ियां थी उनको निकाल के बाहर रख दिया। ये घड़ियां जो थी ये रोलेक्स की घड़ियां थी, बहुत ही बेशकीमती घड़ियां थी। इनमें सोने के पार्ट्स थे जिनको पता नहीं कहाँ फेंका गया है, कहाँ रखा गया है, कुछ अता पता नहीं चल रहा। हालात ये है कि नगर निगम कहता है घड़ियां हमारे पास नहीं है और जब स्मार्ट सिटी से पूछा गया तो जवाब मिला हमें नहीं पता घड़ियां कहाँ हैं। अब साफ सवाल ये है कि देहरादून की ऐतिहासिक घड़ियां आखिर गई कहाँ। घड़ियां उन्हीं के पास है, स्मार्ट सिटी के पहले बोल रहे तो स्मार्ट सिटी ने सिर्फ हमको लाइटें दी और फाउंटेन की लाइटें दी, बस जो वाटर लगती है वो लाइटें दी, बाकी कुछ समझ नहीं दिया। उनका जो हमें दिया वो हमें लिखित रूप में है। घड़ियां हमने कुछ नहीं करेंगी, ना वो घड़ियां नहीं हुई, एंटी घड़ियां मिली ना कुछ नहीं घड़ी। तो हम अपनी लाइटें ले आए थे, उनको सिग्नेचर करके जितनी लाइटें हमने रिसीव करके उनको दे। तो जो एंटी घड़ियां थी वो ना हमें नहीं मिली। वो अपने आप में कहीं ना कहीं नगर निगम की जिम्मेदारी है। ठीक है, स्मार्ट सिटी ने कुछ काम किए होंगे, लेकिन देहरादून का जो एंटीक है, जो पुरानी पहचान है, उसको संरक्षण देने का काम नगर निगम का है। नगर निगम को देखना चाहिए, अगर वो कहीं गायब हुई है तो उसका कहीं ना कहीं उसका पता चलना चाहिए कहाँ है, और है तो वो ऑपरेशनल होनी चाहिए। देहरादून की जिस विरासत को सहेजना था उसे फाइलों में दफना दिया गया। अब ये लड़ाई सिर्फ घड़ियों की नहीं बल्कि सिस्टम की जवाबदेही की भी है। सतेंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। नैनीताल के धारी में पहली बार 3 दिवसीय
आगर महोत्सव शुरू हो गया है। लोक संस्कृति के विकास और पहाड़ की परंपरा को बनाए रखने के लिए आगर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में स्थानीय कलाकारों ने जमकर गीत संगीत का तड़का लगाया। आगर महोत्सव का पहला दिन लोक कलाकारों के नाम रहा तो सांस्कृतिक ग्रुपों ने भी रंगारंग प्रस्तुति यहाँ पर दी। सब लोगों ने एक इस तरह का आयोजन किया है। इनकी मंशा थी कि हम इस क्षेत्र में एक आयोजन करें और यहाँ की संस्कृति, यहाँ की विरासत है, उसको संजो करके हम लोगों के बीच में रखें। जनसंख्या जो है आगर के हमारे लोगों की करीब करीब 35,000 के आसपास है, लेकिन आज से पूर्व कभी भी इस तरीके की एकता दर्शाने का एक ये मौका सर्वप्रथम बार हमें मिला है। हमारे नौजवानों ने ये कदम उठाया है। और चलिए अब एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को रोकने का विरोध हो रहा है। हरिद्वार में शंकराचार्य मठ में राम नाम का कीर्तन कर विरोध जताया गया। नैनीताल में पीडब्ल्यूडी के वर्क चार्ज कर्मचारियों ने उस सरकारी शासनादेश की प्रतियां जलाई जिसमें कर्मचारियों के पेंशन को लेकर असर पड़ेगा। देहरादून में उत्तराखंड नर्सिंग एकता मंच ने बैनर तले नर्सिंग स्टाफ आंदोलन कर रहा है, जिनकी मांग है कि नर्सिंग भर्ती को वर्षवार किया जाए। उत्तरकाशी के माघ मेला में लगे खराब चरखी के डिब्बे मामले को लेकर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। प्रशासन ने बदलवाए झूले के सभी खराब डिब्बे। कोटद्वार में पुलिस ने करीब 7 ग्राम स्मैक के साथ 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। बरामद स्मैक की कीमत करीब 2 लाख रुपए। पिथौरागढ़ के महिला जिला अस्पताल में सिटी स्कैन की सुविधा मिलेगी। डीएम ने कहा बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने की लगातार कोशिश जारी। सड़क सुरक्षा माह के तहत पौड़ी की सतपुली पुलिस ने टैक्सी यूनियन के साथ यातायात जागरूकता अभियान चलाया। साथ ही लोगों को यातायात की जानकारी दी गई। बागेश्वर के नुमाइश मैदान में चल रहे ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले में पूरा रंग रंगा जमा हुआ नजर आ रहा है। सरयू बगड़ में आयोजित कुश्ती दंगल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र। रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि में आवास पशुओं के लिए गौ सेवा भवन तैयार हो गया है, जिसमें निराश्रित गौवंशों को रखा जाएगा। विकासनगर में जन जन के द्वार अभियान के तहत सोरना डोभरी गांव में शिविर लगाया गया। 450 से ज्यादा लोगों की समस्याओं का निपटारा किया गया। उत्तरकाशी से खबर है, जहां पर गंगा घाटी से लेकर यमुना घाटी क्षेत्र में जंगल की आग खूब धधक रही है। साथ ही धरासू बैंड और फेडी के पास जंगलों में भी भीषण आग लगी हुई है और लगातार ये आग बढ़ती जा रही है। साथ ही जंगलों में लगी आग से निकलने वाला धुआं भी पूरे इलाके में छाया हुआ है। वहीं आग में जलकर लाखों की वन संपदा जलकर राख हो गई है। साथ ही जंगली जानवरों के जीवन पर भी खतरा बना हुआ है। वहीं वन विभाग आग पर काबू पाने में जुटा हुआ है। बताया जा रहा है कि बारिश न होने से जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और सर्दियों में जंगल जल रहे हैं। बिल्कुल, ये उत्तरकाशी जनपद के गंगा घाटी हो या यमुना घाटी हो, जितने भी वन प्रभाग क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है जंगलों की जो आग है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से जो है वन्य जीव और जो हरे भरे जो बेशकीमती पेड़ हैं उनको भी भारी क्षति यहाँ पहुँच रही है। और जो मौसम की मार है वो इतनी ज़बरदस्त हो गई है कि अभी तक जो है उत्तरकाशी के ऊपरी हिस्सों में जो है बर्फबारी हो जानी चाहिए थी, निचले हिस्सों में बारिश हो जानी चाहिए थी। काश्तकार बड़े चिंतित हैं और इसके अलावा जो पर्यावरणविद हैं वो भी बड़ी चिंता जता रहे हैं कि अगर इसी तरह से मौसम रहता है तो कहीं ना कहीं जो है बड़ी दिक्कतें आने वाले समय में होगी।